नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नयन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हिमाचल के स्कूलों में कोरोना विस्फोट हुआ है। डलहौजी के एक निजी स्कूल में 158 कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्कूल के 99 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। छात्रों को स्कूल के कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। 29 मार्च को स्कूल में पहला मामला सामने आया था और अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 हो गई है, जिनमें से स्कूल के 99 छात्र भी शामिल हैं। छात्रों को स्कूल के कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। 29 मार्च को स्कूल में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ है। डलहौजी के निजी स्कूल में 158 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल के 99 छात्र भी इनमें शामिल हैं। छात्रों को स्कूल के कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। 29 मार्च को स्कूल में पहला मामला सामने आया था। अब ये संख्या बढ़कर 158 हो गई है। और जानकारी लेंगे चंबा से मेरे सहयोगी हिम ठाकुर जुड़े हैं। हिम ठाकुर, काफी बड़ा मामला है, एक साथ 158 ये मामले जो सामने आए हैं, इससे जरूर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई होंगी। क्या जानकारी है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल कोरोना का जो दूसरा दौर है ये काफी खतरनाक तरीके से जो है बढ़ रहा है। चंबा की बात करें तो यहाँ पर एक निजी स्कूल है डलहौजी में जी। वहां पर एक जो छात्र था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1000 लोगों के एक हफ्ते के भीतर 1000 से ज्यादा लोगों के जो वहां पे सैंपल लिए थे और उसमें से 158 लोग, उनमें से छात्र भी थे, शिक्षक भी थे और वहां के कर्मचारी भी थे, वो पॉजिटिव आए थे। बहुत से लोग जो उसमें नेगेटिव पाए गए थे वो तो कुछ लोग अपने घरों को चले गए, वहां पे उनको क्वारंटीन करवाया गया। लेकिन जो छात्र और ये जो कर्मचारी और अध्यापक है, इन्हें इसी स्कूल में जो है क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद जो है विभाग और भी सतर्क हो गया है। इनके कांटेक्ट में जो जो लोग आए थे, जहां जहां ये छात्र गए थे या जो कर्मचारियों के जो परिवार हैं, जो शिक्षकों के परिवार हैं, उनके भी अब टेस्ट लिए गए हैं। अब उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है। तो कुल मिलाकर अब जो है ये काफी लोग जो है काफी दहशत में दिख रहे हैं और जिस तरह से ये दूसरा दौर चला है वो काफी खतरनाक होने वाला है। जी सुरेश, शुक्रिया हिम ठाकुर तमाम जानकारी के। तो हिमाचल से मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि डलहौजी का एक निजी स्कूल जहां पर 158 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, स्कूल के 99 छात्र भी शामिल हैं। 29 मार्च को यहां पहला मामला सामने आया था। अब सभी जो छात्र हैं उनको स्कूल में ही कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। जिनके संपर्क में आए थे उनके टेस्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता जरूर हो गई है। पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। अब गुरदासपुर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पाबंदी के बावजूद यहां निजी स्कूल खोला गया। 10वीं के पेपर के लिए छात्रों को स्कूल बुलाया गया, जबकि सरकार ने 10 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद पंजाब में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी स्कूलों में मनमानी का दौर जारी है। अब मामला गुरदासपुर का है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। पाबंदी के बावजूद भी यहां स्कूल खोला गया। 10वीं के पेपर के लिए छात्रों को स्कूल बुलाया गया। आपको बता दें कि सरकार ने 10 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर पंजाब में काफी डरावनी हो चुकी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूके स्ट्रेन के बाद हालात और ज्यादा मुश्किल, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। 10 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के आदेश थे, बावजूद इसके कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं आप देख सकते हैं। गुरदासपुर का ये स्कूल निजी स्कूल है, जहां पर 10वीं के छात्रों को पेपर के लिए स्कूल बुलाया गया। बच्चों को वो ऑनलाइन पेपर को स्टेशनरी देने के लिए बुलाया है। साथ में इसका एक अर्जेंट पेपर थी वो भी ले रहे हो, मैथ का पेपर ले रहे हैं। तो जब सरकार ने कहा गाइडलाइन है कि कोई भी पेपर नहीं हो सकता, स्कूल में बच्चे इकट्ठे नहीं कर सकते, तो कैसे कर रहे हैं? इकट्ठे नहीं किया हमने, एक सेक्शन को बुलाया है, उसके बाद उनको स्टेशनरी देके अगले दिन से ऑनलाइन पेपर होगा। जो आज बुलाया वो सरकार के हुक्मों की उल्लंघन नहीं है? नहीं, उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बुलाया, उनको हमने प्रॉपर डिस्टेंसिंग रख के क्लास में बिठा के उनको कितना लेना है वो ले रहे। उसके बाद बच्चों को कल से ऑनलाइन होगा पेपर। अब बात करते हैं किसानों के हल्ला बोल की। सीधी अदायगी के मुद्दे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। देश भर में आज एफसीआई बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। किसान एफसीआई दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से सामने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर
बता दें कि केंद्र सरकार ने फसल की अदायगी आढ़तियों से करने की बजाय सीधा किसानों के खाते में डालने के निर्देश दिए हैं। किसान इस फैसले को आंदोलन खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि ऐसा करके सरकार किसान और आढ़तियों के बीच फूट डालना चाहती है। चंडीगढ़, संगरूर, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, गोहाना, सोनीपत की 6 तस्वीर, जहां आप देख सकते हैं कैसे किसान एकजुट हुए, धरना प्रदर्शन दिया गया और एफसीआई के दफ्तरों के बाहर ये एकजुट हुए नारेबाजी की, इस फैसले का विरोध किया। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की टेंशन से किसानों को राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने फसल खरीद के नियमों में बदलाव किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान कि बिना मैसेज के भी गेहूं की खरीद की जाएगी। इससे पहले कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि मैसेज आया नहीं। किसान जब बिना मैसेज के अपनी फसल को अनाज मंडी लेकर पहुंचे तो वहां उनको एंट्री पास तक नहीं मिला और उनकी खरीद नहीं हो पाई। अब इस मामले पर एक बड़ी राहत मिलती जरूर नजर आ रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब मैसेज के बिना भी खरीद संभव हो पाएगी गेहूं की, और देखना यह होगा कि कैसे किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। एक ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाए। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में ब्लड डोनेशन के नाम पर गोरख धंधा हो रहा है। ब्लड डोनेशन के नाम पर खून का व्यापार किया जा रहा है। विधानसभा की कमेटी ने इस बारे में नोटिस लिया है। स्वास्थ्य मंत्री से जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, ये बड़ी खबर, जहां ब्लड डोनेशन के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन के नाम पर खून का व्यापार कर रहे हैं। विधानसभा की कमेटी ने मामले पर संज्ञान लिया। स्वास्थ्य मंत्री से जांच के लिए कमेटी के गठन की मांग की है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, खून के गोरख धंधे की खबर आ रही है और यहां विधानसभा की कमेटी ने मामले पर संज्ञान लिया है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल, जो विधानसभा में कमेटियां बनती है वो अलग अलग तरह की कमेटियां बनती है। उसी में जो मेडिकल एवं एजुकेशन रिसर्च की जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन सीमा त्रिखा है, विधायक हैं वल्लभगढ़ से, तो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने के सामने ये मामला आया कि किस प्रकार से एनजीओ जो लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और कैंप लगाने के बाद उस खून की बाजार में बिक्री होती है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा कसे स्वास्थ्य विभाग। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट, अपनी जो फाइंडिंग्स है वो विधानसभा को सौंपी है और अब विधानसभा के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य सचिव से ये कहा जाएगा कि इसकी जांच करवाई जाए और जांच के साथ साथ कड़े प्रावधान भी किए जाएं जिससे कि खून की कोई बिक्री ना हो और साथ ही जो भी जहां भी खून किसी को जरूरत है, सही में जरूरत है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो भी इजी प्रोसेस हो, उसकी सहूलियत के हिसाब से प्रोसेस बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं इस बारे में उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी है। तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि ये 5 मार्च को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था तब अपनी कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने विधानसभा के समक्ष रखी थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर संज्ञान लेता है नहीं लेता है वो अभी देखना होगा, क्योंकि कमेटी को अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है वो सरकार के ऊपर है। हालांकि आज जब स्वास्थ्य मंत्री जब पहुंचेंगे चंडीगढ़ और मीडिया से रूबरू होंगे तो उनसे भी हम ये सवाल करेंगे कि उसके ऊपर क्या कोई जांच समिति बना रहे हैं क्या, कमेटी बना रहे हैं क्या, या कोई जांच करवा रहे हैं। तो अभी लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है वो अपने आप में एक सीरियस मामला है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो गंभीर है ये मामला। हरियाणा में ब्लड डोनेशन के नाम पर गोरख धंधे का पता लगा है। ब्लड डोनेशन के नाम पर खून का व्यापार कर रहे थे कुछ लोग। इस बारे में विधानसभा की कमेटी ने संज्ञान लिया, अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दी है, विधानसभा के समक्ष रखी थी। अब स्वास्थ्य मंत्री से जांच के लिए कमेटी गठन की मांग की है। देखना यह होगा कि इस मामले पर
अब स्वास्थ्य मंत्री अगला कदम क्या उठाते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को जल्द यूपी ले जाया जाएगा। आज शाम तक पंजाब पहुंचेगी यूपी की पुलिस। अंसारी की वापसी पर पंजाब के जेल मंत्री का बड़ा बयान। अंसारी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। ये कहा गया यूपी पुलिस के पहुंचते ही अंसारी को सौंप दिया जाएगा। अमला लगा हुआ है, तैयारियां हो रही हैं। इस गैंगस्टर को रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था, क्योंकि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई थी कि रोपड़ जेल से यूपी ले जाया जाए, क्योंकि वहां पर कई मामले और उन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि बाहुबली माफिया डॉन ये गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी अब यूपी वापस लौटेगा। आज शाम तक यूपी की पुलिस पंजाब पहुंचेगी। अंसारी की वापसी पर पंजाब के जेल मंत्री का बयान। अंसारी को भेजने की प्रक्रिया जारी है। यूपी पुलिस के पहुंचते ही अंसारी को सौंप दिया जाएगा। नहीं आई है कि मैं एडीजीपी नाल गल कीती होने, उन्होंने कहा जी कि उतों के एडिशनल डीजीपी की उन्होंने कॉल आई है कि इलाहाबाद चो असीं चल पे ने। मैं उन्होंने कहा कि जिस वेले वो आउंदा वो इमीजिएटली हैंड ओवर कर दिता जाए, पर नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि जे बंदी होगी तो वो जिहड़ी है वो नैक्सट डे इहदी जिहड़ी है हैंड ओवर किया जा सकता। अगर वो 5 बजे तो पहला साडे कोल पहुँच गए, उन्होंने इमीजिएटली हैंड ओवर कर दिता जाएगा। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस विवाद पर भी जेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। एम्बुलेंस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है, उनकी तरफ से कहा कि मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कल लावारिस हालत में अंसारी की एम्बुलेंस मिली थी। एम्बुलेंस में अंसारी को मोहाली कोर्ट लाया गया था और उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर यूपी नंबर की ये एम्बुलेंस यहां कैसे पहुंची, कैसे अंसारी ने उसका इस्तेमाल किया। हालांकि जब यूपी में मामला दर्ज हुआ तो सारे कागजात भी फर्जी पाए गए। इसके बाद यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि एम्बुलेंस जो उसको लेकर सवाल उठ रहे थे वो लावारिस हालत में मिली। एम्बुलेंस मामले पर अब मंत्री रंधावा का बयान कि एम्बुलेंस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है। जेल मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कल लावारिस हालत में अंसारी की एम्बुलेंस मिली थी। एम्बुलेंस में अंसारी को मोहाली कोर्ट में लाया गया था। फुल रिस्पोंसिबिलिटी साडी गवर्नमेंट नूं फिक्स करनी चाहिए है और ये बड़ा वड्डा लैप्स है कि उस बंदे नूं तुसीं प्राइवेट एंबुलेंस विच और जिहदे पेपर भी ना चैक कीते होण जां उस दे विच DSP ने अंडरटेकिंग दित्ती है जिन्हों असीं हैंड ओवर किया। वो ये मैं चीज़ां नाल तुहाडे नाल बिल्कुल एग्री करदा कि ये पंजाब पुलिस नूं पूरा इहदे ते ध्यान रखना चाहिए सी और देखना चाहिए सी कि असीं साडे कोल ते सिर्फ यही चीज़ हो सकती है कि बाहर तक असीं उहदा नहीं देखते जेड़ा बाहर जो घटनाक्रम होया। अगली बड़ी खबर लुधियाना से, जहां फैक्ट्री हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 36 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घटना बचाव कार्य अभी भी जारी है। NDRF SDRF की टीमें भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। डाबा इलाके में फैक्ट्री का लेंटर गिरने से यह हादसा हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक लुधियाना में फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की जान गई है। 9 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अब तक 36 लोगों को बचाया गया है। घटनास्थल पर बचाव राहत कार्य जारी है। NDRF SDRF की टीमें वहां पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डाबा इलाके में फैक्ट्री का लेंटर गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सुरक्षित निकाल दिया है। 5 दिन अभी तलाश जा रही है। NDRF की टीम लगी हुई है। उन्होंने की विनती है कि आप जी भी पब्लिक है वो थोड़ा दूर हो जाए ताकि जो अंदर ट्रैप्ड है उन्होंने आवाज़ उन्होंने तक पहुँच सके। सारे ਨੂੰ रिक्वेस्ट है तुम दूसरी बिल्डिंग को कवर कर लो। ਅਸੀਂ दूर करी जा रहे हैं सर। 5 लोग हले भी फसे ने मौजूद है। उन्होंने लिए पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डी साहब मौके पर आए हुए हैं, तुम दसेंगे। NDRF की टीम SDRF की टीम लोकल पुलिस SDM साहब ADC साहब फायर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन सारे ही लग के काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कैजुअलिटी की अभी कोई नहीं है। जो 5 ट्रैप्ड है उन्होंने बचाव कर रहे जारी है। सर मौके दसा ठेकेदार जो फरार दसा जा रहे हैं सारा कुछ अभी करांगे। पहले इन्हों की लाइफ बचा लीए। ਹੁਣ तक 37 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, 3 4 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 37 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਡੈਡ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸਿਵਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 4 SPS ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ जिन्हां दी हालत गंभीर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलने वाला है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में जहां लोग गर्मी से परेशान हैं तो उन्हें राहत मिलने की उम्मीद, लेकिन हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। बारिश और बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।